तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स पर। तो बेटा जैसा कि आप जानते हो हमारी जो सीरीज अभी चल रही है वो चल रही है वर्क पावर एंड एनर्जी की, ठीक है। और आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर रहने वाला है 2। बेटा वर्क पावर एनर्जी की जो सीरीज है उस सीरीज में हम लोग लगभग 7 से 8 लेक्चर लेकर के आएंगे, जिसमें ऑब्वियसली मैं हर एक टॉपिक को 0 से लेकर के और बिल्कुल एडवांस लेवल पर ले जाकर के ही छोड़ रहा हूं। बिल्कुल उससे पहले छोड़ने का हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इससे पहले का जो लेक्चर था हमारा, उस लेक्चर में मैंने आपको वर्क डन की कैलकुलेशन सिखाई कि वर्क डन की कैलकुलेशन कैसे होती है। अगर फोर्स कांस्टेंट हुआ तो, अगर फोर्स वेरिएबल हुआ तो, और वेरिएबल में भी अगर टाइम पर डिपेंडेंट हुआ या अगर डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंडेंट हुआ तो कैसे इन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ये भी मैंने आपको सिखाया। इसके अलावा जो ग्राफ वाले प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं वो प्रॉब्लम भी मैंने आपको सॉल्व करना अच्छे से सिखाया, ठीक है। तो आज की जो चर्चा हमारी रहने वाली है, आज हम लोग बात करने वाले हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में, ठीक है। कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं और कैसे कैसे इनके सवाल बनाए जाते हैं, वो सारी की सारी चर्चा मैं आज आप लोगों के साथ कर लूंगा, ठीक है। तो सुनो मेरी बात, बढ़िया सा कंटेंट देने की जिम्मेदारी वो मेरी है, पर नोट्स बनाने की जिम्मेदारी वो तुम्हारी है। तो कॉपी पेन आराम से लेकर के बैठेंगे और जहां पर भी अपने को लगेगा कि मैं क्या बोल गया, थोड़ा तेज बोल गया, तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके रिवाइंड करके देखेंगे। और जहां पर भी लगे कि डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट कर देंगे, और फिर भी नहीं समझ आए तो मुझे मेल कर देंगे, ठीक है। मैं मेल का जवाब हमेशा दिया करता हूं। चलो आ जाओ, सुनो देखो बढ़िया सी बात करते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में, ठीक है। आ जाओ सुनो, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है सर, ये अभी करेंगे बात, है ना। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। चलो आ जाओ। देखो बेटा जैसा कि अपने को समझ आ रहा है यहाँ पर कि जो फोर्सेस हैं वो बेसिकली यहाँ पर अपन ने 2 तरह से क्लासिफाई करे हैं, ठीक है। एक तो कंजर्वेटिव और एक नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। चलो आ जाओ एक एक करके स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज कंजर्वेटिव फोर्सेस की। ई का होत है सर, देखो अभी पता चल जाएगा, है ना। कंजर्वेटिव फोर्सेस बेटा ऐसे फोर्सेस जिनका वर्क डन, बेटा फोर्स है तो वर्क डन तो करेगा ही, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा फोर्स है तो वर्क डन होगा ही, है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। परंतु अगर मैं कह रहा हूं कि कोई फोर्स अगर काम कर रहा है, कार्य कर रहा है, और अगर वो जो कार्य है फोर्स के द्वारा किया गया जो कार्य है, जो काम है, अगर वो पाथ पर डिपेंड करता हो तो हम लोग कहेंगे कि यार ये जो फोर्स है ना ये नॉन कंजर्वेटिव है। और अगर जो फोर्स ने कार्य करा और अगर तो वो कार्य पाथ पर डिपेंड नहीं करता तो हम कहेंगे कि वो जो फोर्स है वो कैसा है, कंजर्वेटिव है। सर बात थोड़ी कम समझ आई, अभी धीरे धीरे समझ आ जाएगी, देखना सारी की सारी, है ना। क्या बोला मैं, देखो जो मैंने अभी बोला ना बस मैं उसे लिख देता हूं। हम लोग भी कॉपी में बढ़िया बढ़िया से नोट्स बनाएंगे और उसके बाद समझाने की जिम्मेदारी तो मेरी है। जब एक बार तुम इस चैनल पर आ गए हो ना तो भाई साहब समझाने की तो तुम निश्चिंत हो जाओ, समझा तो मैं दूंगा ही, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, आ जाओ। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या बोले गए, बोले गए कि द फोर्सेस whose work done does not depend upon the path is known as conservative force। कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा इसके एग्जांपल देखो, कुछ एग्जांपल होते हैं इसके। क्या क्या एग्जांपल होते हैं, एक एग्जांपल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके। प्लस 2 में जब हम जाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ना पड़ेगा अपने को पहले ही चैप्टर में। इसके अलावा जो 10th क्लास जो थी हमारी, 10th क्लास में भी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बढ़िया जानकारी प्राप्त की थी भाई, कि अगर 2 चार्ज हो, एक चार्ज हो Q1, एक चार्ज हो Q2, और दोनों के बीच की दूरी अगर R हो तो उन दोनों के बीच के जो लगने वाला जो फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। इस फोर्स को हमने नाम दिया था, याद करो, कोलम्बिक फोर्स। और ये जो कोलम्बिक फोर्स है इसे ही कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। और फोर्स किसके बराबर आया था, K Q1 Q2 by R², अगर याद हो तो। और नहीं याद है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि यहां पर हमें उसका इस्तेमाल भी नहीं करना है, ठीक है। अच्छा जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बेटा, एक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। इसकी यहां पर चर्चा करेंगे हम लोग, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। सर ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ, अरे धरती माता किसी भी बॉडी पर नीचे की तरफ जो फोर्स लगाती है mg, उसे हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। हालांकि और भी डीप में बहुत सारे मीनिंग होते हैं, पर जब मैं आपको ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से चर्चा करेंगे। पर अभी हम लोग समझें कि ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या मतलब है। वो जो mg वाला जो फोर्स होता है ना, बस वही ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। इसके अलावा एक फोर्स होता है स्प्रिंग फोर्स।
है ना, यही पढ़ाऊंगा मैं आपको वर्क पावर एनर्जी में ही मैं आपको स्प्रिंग फोर्स भी पढ़ाऊंगा कि स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, ठीक है, उसे हम लोग स्प्रिंग फोर्स कहते हैं, ठीक है। एक बेसिकली क्या होता है, अगर एक स्प्रिंग को अगर हम लोग ऐसे खींचे आगे की तरफ तो स्प्रिंग भी वापस पीछे की तरफ खींचना चाहती है कि नहीं, स्प्रिंग को खींच करके छोड़ दो स्प्रिंग बिल्कुल वापस पहले जैसे हो जाएगी, स्प्रिंग को थोड़ा सा दबा करके छोड़ दो तो स्प्रिंग वापस से खुलना चाहेगी। तो ये जो स्प्रिंग जो फोर्स लगाती है ना, कभी खुलने के लिए कभी दबने के लिए, तो उस फोर्स को हम लोग कहते हैं स्प्रिंग फोर्स। और यहां पर हम लोग इसकी बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो बेटा ये जो 3 तरह के फोर्सेज हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या ग्रेविटेशनल फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, ये जो फोर्सेज हैं इन्हें कहा जाता है कंजर्वेटिव फोर्स। क्या कहा जाता है, कंजर्वेटिव फोर्स। इनका जो वर्क डन है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल या फाइनल पॉइंट्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं लिख भी देता हूं उसे, और ये सब बातें मैं आपको बहुत बड़े ढंग से समझाऊंगा, देखना अच्छे से प्रूफ देकर के बताऊंगा कि हाँ देख बेटा ऐसे ही होता है ना। सुनो मेरी बात, मैंने क्या बोला, ये बोला कि जो वर्क डन है, वर्क डन डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल and final points and not on the path followed and not on the path followed। ठीक भाई साहब, बहुत बढ़िया, अपने को इतनी बात समझ आ गई है ना, बोलो बात समझ आई कि नहीं, एकदम पक्का। उसके बाद फिर मैं चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा। बताओ क्या आपको इतनी बात समझ आई है? फिर मैं आपको प्रूफ करके दूंगा ये बात कि देखो ये जो मैंने ऐसे रैंडम जो नाम लिख दिए, ये सारे के सारे जो नाम है, ये सारे के सारे जो फोर्स हैं, इनका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, या मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा आज। बोलो बात समझ आई कि नहीं, एकदम पक्का कि अपने को इतनी कहानी समझ आई है, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है, अभी सब आइडिया लग जाएगा, डोंट वरी। कि इतना आइडिया लगा है, अरे पक्का। चलो आ जाओ, इसका बढ़िया से एकदम स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा। तो बेटा जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जो स्प्रिंग फोर्स होता है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये सारे के सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। इनके द्वारा किया गया जो वर्क डन होता है वो सिर्फ एंड पॉइंट्स पर डिपेंड करता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, वो पाथ फॉलोड पर डिपेंड नहीं करता। तो इस बात को प्रूव करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल है, क्योंकि मुझे पता है कि अभी जो मेरे बच्चे हैं वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स जानते हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और स्प्रिंग फोर्स नहीं जानते। तो हम इस चीज को एक बढ़िया से एग्जांपल के माध्यम से देखो समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आ जाओ सुनो, मैंने बोला कि बेटा मान लीजिए कि आपके पास यहां पर कोई तो इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। आप लोग सब, मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि एनएलएम वगैरह सब कुछ देख करके आ रखे हैं, तभी आगे आए हैं, नहीं तो पुराना कुछ भी समझ आने वाला फिर नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मैंने बोला कि मान लो ये कोई अपने पास कोई इंक्लाइंड प्लेन है और एंगल है इस तरह से थीटा, और मैं कुछ पॉइंट्स मार्क कर देता हूं। इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूं, इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूं और इस पॉइंट को मैं सी बोल देता हूं, ठीक है। और अगर मैं ये कह दूं कि मान लीजिए कि हमारे पास ना यहां पर एक डब्बा रखा हुआ है एम मास का, ठीक है बेटा। अब इस एम मास के डब्बे को अगर मैं पॉइंट ए से और सी पर ले जाना चाहूं तो मेरे पास वाकई में 2 रास्ते हैं। एक तो मैं डायरेक्टली ए से सी पर ले जा सकता हूं, एक मैं पहले तो ए से बी पर ले जाऊं और फिर बी से सी पर ले जाऊं। तो सी पॉइंट पर पहुंचने के 2 रास्ते हैं, ठीक है। मैं ऐसा बोल देता हूं कि चलिए मान लीजिए कि ये जो लेंथ है एल, ये अपने को दी गई है, ठीक है। ये जो लेंथ है इंक्लाइंड प्लेन की जो लेंथ है ये अपने को दी गई है, एंगल थीटा भी अपने को दिया गया है, और इस एम मास के डब्बे को इस इंक्लाइंड प्लेन पर रख दिया गया है, और ए से सी पर जाना है, तो या तो ऐसे जाएं और या तो ऐसे जाएं, बात तो एक ही है ना। मेरी बात सुनो बेटा, इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको वर्क डन की कैलकुलेशन सिखाई है, और वर्क डन का देखो जो फॉर्मूला आता था वो ये आता था, क्या आता था, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, माने क्या, इस तरह से एफ एस कॉस ऑफ थीटा, वेयर ये जो थीटा होता था, थीटा वाज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, ओके, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। अगर इसमें कोई दिक्कत लगे तो इससे पुराने वाली वीडियो है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है भाई साहब, ऊपर आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, उसको देख करके आ जाना, अच्छा लगेगा तुम्हें, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, आ जाओ। तो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, ये एम मास का डिब्बा था, इसको अपन इंक्लाइंड प्लेन पर रख दिया। अब आप ध्यान से देखें तो इसका जो mg है वो लग रहा होगा ऐसे बिल्कुल इस तरह से नीचे, और बेटा ये वाली जो लाइन है ना, ये लाइन है नॉर्मल फोर्स वाली लाइन, मतलब जो सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर रहती है उसे हम लोग नॉर्मल कहते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो हमें पता है ये एंगल भी कितना रहेगा, थीटा रहेगा। ये सब बातें मैंने आपको एनएलएम में बताई थी, इसलिए यहां पर ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं, ठीक है। अब सुनो, अगर ये mg है और ये थीटा है तो ये हो जाएगा mg का cos थीटा, और ये हो जाएगा mg का sin थीटा।
अच्छा, इंक्लाइंड प्लेन पर चढ़ाने के लिए या उतारने के लिए तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन वाले फोर्स ही जिम्मेदार होंगे। भाई जो परपेंडिकुलर फोर्स है उनका इसे चढ़ाने में और उतारने में कोई लेना देना नहीं है। तो अलोंग द इंक्लाइंड वाले प्लेन वाले फोर्स या इस तरह से जाने वाले फोर्स वही इसको चढ़ाने उतारने के लिए जिम्मेदार है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, अपने को बात समझ आ गई। अब आप बहुत ध्यान से देखें तो अगर मैं बात करूं कि अपने को ए से सी पर जाना था ना, और मैंने बोला कि जो पाथ 1 है इसको मैं पाथ 1 बोल देता हूं, इसको मैं पाथ 2 बोल देता हूं। तो पाथ 1 में हम लोग डायरेक्टली ए से सी पर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? डायरेक्टली ए से सी पर जा रहे हैं। तो अगर ए से सी पर मुझे जाना पड़े तो सुनो, अगर मैं वर्क डन लिखना चाहूं किसका? ग्रेविटेशनल फोर्स का। किसका? इस mg sin थीटा वाले फोर्स का अगर मैं वर्क डन लिखना चाहूं तो देखिए, फोर्स तो लग रहा इस दिशा में और डब्बा जा रहा आगे, तो डिस्प्लेसमेंट में और फोर्स में जो एंगल है वो कितना है? वो तो 180 डिग्री है। अरे वो तो कितना है? 180 डिग्री है। तो ध्यान से देखिए, मुझे क्या लिखना चाहिए? मुझे लिखना चाहिए फोर्स की जगह तो mg sin थीटा और डिस्प्लेसमेंट की जगह लिखना चाहिए L। और बेटा ध्यान से आप देखिए तो cos ऑफ एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, तो वो कितना आ जाएगा? cos 180। कितना आ जाएगा? cos 180। और cos 180 तो मुझे पता है, अरे कितना होता है? -1 होता है। तो बेटा जो वर्क डन आ गया वो आ गया -mgl और साथ में sin थीटा। बताओ बात समझ आई कि नहीं आई? तो इसका मतलब कि अगर बॉडी को हम लोग ए से लेकर और सी पॉइंट तक ले जाना चाहें तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इतना काम करेगा, -mgl sin थीटा इतना काम करेगा। अब सुनिए, अगर मैं वाया पाथ 2 अगर इस ब्लॉक को लेकर के जाना चाहूं, है ना, सुनिए मेरी बात, तो अगर पाथ 2 से अगर हम लोग इसे लेकर के जाएं तो पहले तो हमें इसे ए से बी पर ले जाना होगा, है ना। अच्छा, ये डब्बा था m मास का और हम इसे कहां ले जा रहे हैं? ए से बी पर। तो ध्यान सुनना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो कहां लग रहा है? नीचे की तरफ mg, है ना, और डब्बा जा रहा है आगे। तो ए से बी में तो ग्रेविटेशनल फोर्स कोई काम नहीं करेगा। ए से बी में ग्रेविटेशनल फोर्स कोई काम नहीं करेगा। और सुनो, अभी पूरा थोड़ी हुआ है, फिर हमें इसे बी से और सी पर भी तो ले जाना है। हाँ भाई, बात तो समझ आ गई। तो इस दौरान जो डब्बा है उसका जो फोर्स लग रहा है वो है नीचे mg। बोलो बात समझ आ गई। और डब्बा जा रहा है ऊपर, है ना। अब मेरी बात सुनो बेटा, अगर ये L है तो ये है L का cos थीटा और ये है L का sin थीटा, तो ये भी L का sin थीटा। तो मतलब कि B से C तक की जो दूरी है वो कितनी है? L sin थीटा। बोलो बात समझ आ गई? अरे पक्का। अब आ जाओ, सुनो ध्यान से देखो, फिर से अगर हम लोग वर्कडन कैलकुलेट करना चाहें तो जो वर्कडन है वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा, ध्यान से देखें, M और G, ये तो हो गया फोर्स। बोल बात समझ आई। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? वो है L sin थीटा। और फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल है वो कितना है? वो है 180 डिग्री। तो ध्यान से देखें आप, तो ये आ जाएगा cos ऑफ 180 डिग्री। ये अगेन कितना हो गया? -1 हो गया। तो जो वर्क डन आया B से C के बीच में, है ना, जो वर्क डन आया B से C के बीच में वो आ गया mgl sin थीटा, वो भी माइनस का। बोलो बात समझ आ गई? अरे पक्का। और ए से बी में तो कोई काम करा ही नहीं। क्यों? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर थे और cos 90 कितना होता है? 0 होता है। चलो आ जाओ, तो पाथ 2 का भी अगर मैं कंप्लीट वर्क डन कैलकुलेट करना चाहूं तो ध्यान से देखिए, तो वर्क डन इन पाथ 2, ठीक है, जो कि किसके बराबर है? वर्क डन इन पाथ ए बी प्लस वर्क डन इन पाथ बी सी। बोलो बात समझ आ गई? चलो आ जाओ, तो वर्क डन इन पाथ 2 जो आया वो भी कितना आ गया? माइनस का mgl sin थीटा। ओ हो। इसका मतलब कि अगर डब्बे को ए से सी पर ले जाया जाए तो चाहे तो आप डायरेक्टली ए से सी पर ले जाओ और चाहे आप ए से बी पर ला करके फिर सी पर ले जाओ, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो दोनों बारी में कैसा काम करेगा? बिल्कुल सेम काम करेगा। वो तो पाथ पर डिपेंड ही नहीं कर रहा यार। इसका मतलब कि चाहे तो सीधा जाओ चाहे टेढ़ा जाओ, मैं तो कहता हूं ऐसे घूम के जाओ ऐसे घूम के जाओ, भाई साहब वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसा रहेगा? सेम रहेगा। क्योंकि वो सिर्फ किस पर डिपेंड करता है कि कहां से और कहां जाना है, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप उसे किस पाथ से आप उसे मूव करा करके लेकर के जा रहे हो। बोलो बात समझ आई? अब तो मैंने प्रूव कर दी है बात
कि वर्क डन डिपेंड नहीं करता पाथ पर, तो उस तरह के फोर्स को क्या कहा जाएगा? कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कंजर्वेटिव फोर्स। बोलो, बात समझ आ गई? एकदम पक्का। प्रूफ आपके सामने है कि क्यों कंजर्वेटिव फोर्स कहा गया है ग्रेविटेशनल फोर्स को, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वर्क डन होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। बोलो, बात समझ आई? एकदम पक्का, 110%। चलो आ जाओ, इसको बड़े रंग से आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। तो सर, आपने ये तो बता दिया कि भाई ये कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं और ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, पर सर जब पेपर में सवाल आएगा तो सर वो सवाल कैसे बनाऊं सर, वो तो बताओ। तो बेटा अब आगे का जो हमारा डिस्कशन है वो डिस्कशन रहने वाला है थोड़ा सा न्यूमेरिकल डिस्कशन, ठीक है? अब मेरी बात सुनिए आप। बेटा जो भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना, वो सिर्फ 3 फॉर्मेट का मिल सकता है आपको सवाल में, सिर्फ 3 फॉर्मेट का होता है, इसके अलावा चौथे फॉर्मेट का नहीं होता। तो अगर सवाल बनना है तो इन्हीं तीनों फॉर्मेट में से एक फॉर्मेट का सवाल बनेगा, बाकी सवाल बनना पॉसिबल नहीं है। तो कैसे? सुनो मेरी बात, आ जाओ। देखो, तो कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं, मैंने बोला कि वो सिर्फ 3 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? देखो, पहला तो मैंने बोला कि कांस्टेंट फोर्स टाइप। ओके, कांस्टेंट फोर्स टाइप। सर ये कैसे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि ऐसा कोई फोर्स, कैसा फोर्स? ऐसा कि एफ वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। बताओ क्या ये कांस्टेंट फोर्स है? बिल्कुल हाँ जी, बोला कांस्टेंट फोर्स है। तो जो कांस्टेंट फोर्स होते हैं वो हमेशा कंजर्वेटिव ही होते हैं नेचर में। बोल, बात समझ आ गई? उनका वर्क डन कैलकुलेट करते समय हमें पाथ की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी को एक सवाल बना दूं और मैं आपको ये कहूं कि एक बॉडी को मूव कराया गया है पॉइंट ए से और पॉइंट बी पर, ओके, और पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हैं 0 0 और 0, और पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 1 और 1 और कॉमा 2। बोला इस तरह से, और बोला कि बताओ इस फोर्स ने कितना काम करा। अब सुनो, इतना ही बोल करके छोड़ दिया कि फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फोर्स, फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फोर्स, और कुछ भी नहीं बोला। हमें ये नहीं बताया कि भाई ए से बी पर आप बॉडी को ऐसे ले गए, ऐसे ले गए, ऐसे ले गए, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। और सुनना, मैं फिर भी वर्क डन निकाल पाऊंगा। कैसे निकाल पाऊंगा? देखो ध्यान से देखो भाई, हमें तो ये पता है कि जो वर्क डन की जो डेफिनेशन है वो यही है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर और डॉट डीएस वेक्टर। और डीएस वेक्टर तो हमें पता ही है क्या होता है। बताओ क्या होता है? ये होता है dx i कैप और प्लस dy j कैप और प्लस dz k कैप। बोला हाँ सर इतना ही होता है। तो चलो आ जाओ, वैल्यू पुट कर दो। तो देखो वर्क डन कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन, और फोर्स की वैल्यू देखो कितनी है, वो है 2i कैप प्लस 4j कैप और माइनस का k कैप और डॉट ds वेक्टर। देखो ds वेक्टर कितना है, वो है dx i कैप प्लस dy j कैप और प्लस dz k कैप, है ना? यही है ना? चलो आ जाओ, अब डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करो। देखो वेक्टर्स का, तो ये कितना आ जाएगा? i डॉट i1, j डॉट j1 और k डॉट k1, और मिसमैच वाले सारे 0। डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है ना तुमको? देखो आ जाओ, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2dx प्लस 4dy और माइनस का dz। ओके, तो वाकई में अब ये एक इंटीग्रेशन नहीं 3 इंटीग्रेशन है। तो ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2dx माइनस 4dy, अच्छा प्लस 4dy और माइनस का dz। और देखो लिमिट कहां से कहां लगी हुई है? लिमिट लगी है x की तो 0 से 1 तक, y की भी 0 से 1 तक और z की 0 से 2 तक। तुम्हें समझ आया है ना मैंने क्या करा है? ये देखो, x की लिमिट 0 से 1 तक, y की भी 0 से 1 तक और z की 0 से 2 तक। बस सॉल्व हो गया। देखो 2 तो बाहर आ जाएगा और dx का इंटीग्रेशन तो x ही आएगा, और लिमिट लग रही है 0 से 1 तक। 4 बाहर आ गया और dy का इंटीग्रेशन तो y ही आएगा और 0 से 1 तक की लिमिट हो जाएगी, और z का इंटीग्रेशन तो dz का इंटीग्रेशन तो z हो जाएगा और 0 से और 2 तक की लिमिट लग जाएगी, है ना? अब मेरी बात सुनो, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 2 और ये आ गया प्लस का 4 और ये आ गया माइनस का 2, तो 2 ने 2 को मार दिया, तो वर्क डन आ गया 4 जूल। बोल, बात समझ आ गई? अब ध्यान देने वाली बात जो मैं तुझे सिखाना चाहता हूं, मुझे एक बात बता, क्या ये यहां से यहां तक मैंने सवाल शुरू किया, मैंने यहां से सवाल शुरू किया और यहां पर मैंने खत्म किया, क्या एक भी बार सवाल सॉल्व करते हुए क्या मैंने ये बोला कि पता नहीं यार बॉडी को किस पाथ से लेकर गए यार समझ नहीं आ रहा? क्या मैंने पाथ शब्द का भी इस्तेमाल किया पूरे वर्क डन कैलकुलेट करते हुए? एक भी बार नहीं किया।
इसका मतलब कि वर्क डन कैलकुलेट करते समय मुझे पाथ की जरूरत पड़ी नहीं, और जब पाथ की जरूरत ही नहीं पड़ी तो इसका मतलब कि वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता ही नहीं है यार। और जिस फोर्स का वर्क डन पाथ पर डिपेंड ही नहीं करे उस फोर्स को तो कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। अभी बताया गया था थोड़ी देर पहले। इसका मतलब कि ये जो साला फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स जो होता है, वो कैसा होता है बेटा? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। उसका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। एक एक करके सारे दिखा दूंगा तेरे को, टेंशन मत ले तू। बोल आया कि नहीं आया कि कांस्टेंट जो फोर्स होता है उसका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। इसीलिए वो जो कांस्टेंट फोर्स टाइप्स होती है उसे हम लोग क्या कह देते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स कह देते हैं। बताइए बात समझ आई है कि नहीं आई? पक्का एकदम 100%? सोच लो बेटा, आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ मेरे को। पक्का नीचे कमेंट करके बताना मेरे को, हाँ सर सही लग रहा है, बढ़िया एकदम। और अगर समझ आ रहा हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना बेटा अभी तक, ताकि चैनल की रीच बढ़े, बहुत सारे अच्छे बच्चों तक मैं पहुंच पाऊं, है ना, जिनको इनकी जरूरत है यार। वाकई में रिसोर्सेज सबके पास थोड़ी होते हैं, है ना। बोलो बात समझ आई? पक्का? चलो आ जाओ, इसका बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर मैं आपको दूसरी वैरायटी दिखाता हूं। आ जाओ बेटा, देखो तो जो कांस्टेंट फोर्स है वो कैसे होते हैं? कंजर्वेटिव होते हैं। इसके अलावा जो दूसरी वैरायटी है वो ये है, सुनो। बोला गया कि वेरिएबल फोर्सेस ऑफ द फॉर्मेट। किस फॉर्मेट के? देखो, वेरिएबल फोर्सेस ऑफ द फॉर्मेट एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप और प्लस एफ जेड के कैप। ठीक है, इस फॉर्मेट के भी जो फोर्स होंगे वो भी कंजर्वेटिव कहे जाएंगे। सर क्या मतलब? सर कम समझ आया थोड़ा। अब देखो जरा ध्यान से, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। देखो, मैंने बोला कि बेटा इस तरह का कोई फोर्स, कैसा कि एक्स आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप और प्लस 2z के कैप, ये कोई एग्जाम्पल है बस। तो ध्यान देने वाली बात बस ये है कि बेटा देखो कि जो आई कैप है ना, उसके साथ सिर्फ एक्स की टर्म है। पावर कुछ भी हो, फैक्टर कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर टर्म सिर्फ एक्स की रहनी चाहिए। उसी तरह से जो जे कैप है, आप ध्यान से देखिए, तो उसके साथ सिर्फ वाई की टर्म है, उसके साथ एक्स और जेड नहीं है। और उसी तरह से जो के कैप है उसके साथ सिर्फ जेड की टर्म है, उसके साथ एक्स और वाई नहीं है। तो इस तरह के भी जो फोर्स हैं उन्हें भी कंजर्वेटिव कहा जाता है। सर ऐसे कैसे मान ले? अब मानोगे, रुक जाओ, ध्यान से देखो। मैंने बोला कि एक बॉडी को हम लोग ए पॉइंट से और बी पॉइंट पर लेकर के गए। मैंने बोला ए पॉइंट मान लो कुछ ऐसा है, कैसा है? मैंने बोला ऐसा 0 0 1, और बी पॉइंट मैंने बोला मान लो 1 1 2, ऐसा ही मान लेते हैं। ठीक है, और सवाल बोला कि फाइंड आउट द वर्क डन, फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फोर्स। ठीक है, ये सवाल बोल दिया गया। अब ध्यान से देखो भाई, हमें तो वर्क डन के नाम पर ज्यादा नहीं पता, हमें तो सिर्फ वर्क डन के नाम पर एक बात पता है, क्या? कि वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ वेक्टर और डॉट डीएस वेक्टर, है ना। चलो आ जाओ, दोनों की वैल्यू पुट कर दो। देखो बेटा, एक्स आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप और प्लस 2z के कैप और डॉट डीएस वेक्टर, मतलब dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप। बोलो आया कि नहीं आया? इतना तो नॉर्मल है, आया होगा अपने को, है ना। चलो आ जाओ, तो डॉट पर कैलकुलेट करते हैं। देखो तो ये आ गया, देखो अलग अलग करके लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट। ये आ गया एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2z और साथ में dz। और लिमिट क्या लगी हुई है? देखो लिमिट लगी हुई है 0 से 1, 0 से 1, और ये लग गई 1 से 2। बोल आया कि नहीं आया? अब फिर से देखो तो ये x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बाय 2, और लिमिट लग गई 0 से 1, और ये हो गया y की क्यूब बाय 3, और लिमिट लग गई 0 से 1 प्लस 2 आ गया बाहर, और z dz का इंटीग्रेशन z स्क्वायर बाय 2, और लिमिट लग गई बोलो 1 से लेकर और 2 तक। बोलो कहानी समझ आई? अरे पक्का। अब ध्यान से देख बेटा, तो ये जो 1/2 है तो बाहर आ जाएगा, और ऊपर लिमिट पुट करेंगे तो सिंपली क्या बचेगा? 1/2 बचेगा। इसी तरह से 1/3 बाहर आ जाएगा, तो अंदर लिमिट पुट करेंगे तो 1 बचेगा, तो ये जाएगा 1/3। उसी तरह से जब ये 2 यहां से बाहर आएगा तो वाकई में बाहर क्या आएगा? बोलो, तो 2 बाहर आया, तो जब 2 बाहर आया तो 2 से 2 तो मर गया। बोलो आया कि नहीं आया? अरे 2 से 2 तो मर गया। और जब अब लिमिट पुट करेंगे अंदर, z स्क्वायर में 2 की जगह जब लिमिट पुट करेंगे आएगा 4, और माइनस के आ जाएगा 1। बोलो बात समझ आई?
अरे पक्का, तो ये आ गया 1/2 और प्लस 1/3 और प्लस का 3। देखना कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान देना, मेरा ध्यान इस समय समझाने पर है, कैलकुलेशन पर थोड़ा कम है, ठीक है। तो एलसीएम आ गया, मान लो 6 आ गया, इस तरह से ले लेते हैं। तो ये आ गया 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18। तो 18, 19, 20, 21, 22, 23 है ना। तो ये आ गया 23/6 जूल। कैलकुलेशन का ध्यान देना बेटा थोड़ा सा बस, है ना। सुनो, तो हमारा वर्क डन तो फिर से आ गया। अब तो फिर से मुझे बता कि यहां से मैंने वर्क डन कैलकुलेट करना शुरू करा और मैं यहां तक आ गया, क्या मैंने बीच में एक भी बार क्या मैंने पास शब्द का इस्तेमाल किया? नहीं, तू बता, तू बता, मैंने इस्तेमाल किया? मैंने पास शब्द का इस्तेमाल नहीं किया ना। इसका मतलब कि जो वर्क डन है वो पास पर डिपेंड नहीं करता। तो इस तरह के फोर्स को क्या कहते हैं जिसका वर्क डन पास पर डिपेंड नहीं करता? कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं साला। इसका मतलब कि ये भी जो फोर्स है ये भी कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका मतलब कि अगर ऐसा फोर्स जिसमें आई के साथ सिर्फ एक्स की टर्म रहे, सिर्फ एक्स की टर्म रहे, और जे के साथ सिर्फ वाई की टर्म रहे, और के के साथ सिर्फ जेड की ही टर्म रहे, मिसमैच ना होता हो, तो उस तरह के फोर्स को भी बेटा कंजर्वेटिव फोर्स कह दिया जाएगा। बोलो, कहानी समझ आई? दूसरी वैरायटी समझ आई? एक तीसरी वैरायटी और है भाई साहब, और सबसे टफ ये पड़ती है, पर आसान है, तो टेंशन मतलब शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं, फिर आसान हो जाएगी, है ना। तो इस तरह के फोर्स को भी क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। बोलो, बात समझ आई है क्या? अरे पक्का 100%? देख लो ढंग से एकदम, कहीं से भी थोड़ा बहुत डाउट लगे ना तो मुझे ऐसे नीचे कमेंट कर देना, सर इतने पॉइंट इतने पे, है ना। ऐसे टाइमलाइन चलती है ना पूरी टाइम की, कि सर 31.2 पे या 30.2 पे सर ये क्या कर रखा है, सर बताना सर एक बार, मैं बता दूंगा, कोई खास बात नहीं। या मेल कर देना, सर ऐसे सर दिक्कत हो रही है सर, थोड़ा बता दो, है ना। इसके अलावा सुनो, वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर भाई मैंने वो पूरा डाल दिया, इसका वर्कशीट वगैरह सब डाल दिया है, तो वहां पर जाना और डाउनलोड करके उसको सॉल्व करना, क्योंकि जब तक हाथ से प्रैक्टिस नहीं होगी ना बेटा तब तक काम होने वाला नहीं है। मैं तो पढ़ा के निकल जाऊंगा यहाँ से, है कि नहीं। तो ढंग से उसको सॉल्व करना है अपने को, वर्कशीट डाउनलोड करनी है वहां से, फिर जो डाउट लगे तो वो भी पूछ लेना है मेरे को। और बहुत ही जल्दी मैं जो जेईई एडवांस 2023 था उसका पूरा का पूरा वीडियो सोल्यूशन लेकर के आने वाला हूं, मैं भी कुछ एक आध दिनों में आ जाएगा, है ना। तो अपने को पता चल जाएगा कि अपनी तैयारी किस लेवल की हो रही है। और इस बार का जो पेपर था एडवांस वाला, बढ़िया पेपर था भाई, गजब का पेपर था। एक आध सवाल में डिस्क्रिपेंसी भी थी खतरनाक वाली, MIT से उठाया था सवाल भाई साहब, गजब सवाल उठाया था उन्होंने, है ना। कर दूंगा मैं सब सॉल्व करा के आपको बताऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बोला आया? इतना समझ आता है अपने को? पक्का? चल ठीक है, आ जाओ, इसको बड़े ढंग से नोट कर लो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आ जाओ बेटा, देखो तो अब मैं आपको कंजर्वेटिव फोर्स की बिल्कुल एक आखिरी वैरायटी बताता हूं, ठीक है बेटा। जो आखिरी फॉर्मेट होता है ना वो होता है परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट, ठीक है, परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट। सर इसका क्या मतलब है बेटा? थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हल्का सा, पर मैं बाद में आपको क्या करूंगा ना, मैं बाद में आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, तो आपके लिए क्या सवाल बनाने आसान हो जाएंगे। फिर भी एक बार सुन लो कि डिस्कशन क्या है, बाद में तो अपने को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना है, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सुनो मेरी बात। तो मैंने बोला कि अगर मैं कहूं कि इस तरह का आपको कोई फोर्स दिया रहे, कैसा कि 2xy i कैप और प्लस साथ में x² और साथ में j कैप, ठीक है। इस तरह का मान लो आपको कोई फोर्स इस तरह से दे दिया, तो बोला साले ये क्या है बे, आई के साथ बोले यार वाई भी रखा है, बोला यहाँ पर जे के साथ एक्स भी रखा है, तो बोला यार ये तो गड़बड़ हो गई यार, ये तो मतलब मजा नहीं आया यार। और मजा क्यों नहीं आया? अभी आपको इंटीग्रेशन करूंगा ना तब पता चलेगा। पर मैं इसको परफेक्ट डिफरेंशियल क्यों कह रहा हूं, आप समझें इस बात को बेटा। ये जो पहली जो टर्म होती है ये होता है एक्स वाला जो टर्म होता है fx, फोर्स का वो कंपोनेंट जो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। भाई फोर्स तो वाकई में ये है ना, देखो कोई भी जो फोर्स है उसको ऐसे तो लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा? fx i कैप और प्लस fy j कैप। ये जो fx होता है ना, fx, ये फोर्स का वो कंपोनेंट है जो i कैप में लगता है, x डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है ये वो फोर्स होता है, और ये वो फोर्स होता है जो y डायरेक्शन में लगता है। तो बोला ठीक है। तो बेटा अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं आपस में कंपेयर करूं तो आप देखिए, आपको fx की जगह पर नजर आएगा 2xy और आपको fy की जगह पर नजर आएगा x²। बोलो बात समझ आ गई? एकदम पक्का बेटा। अब मैं क्या कह रहा हूं ना कि जो fx वाली टर्म है ना, ये जो पहली वाली जो टर्म है, आप इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करो y के रिस्पेक्ट में। सर पार्शियल डिफरेंशिएशन, सर ये क्या होता है बेटा? पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y का मतलब है कि इस समय जो x है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और अगर मैं कहूं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो उस समय आप y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कीजिएगा और जैसे डिफरेंशिएशन होता है वैसे कर दीजिएगा, ठीक है। और इसका जो सिंबल होता है वो भी जरा देखो हल्का सा अलग है। जैसे जो नॉर्मल डिफरेंशिएशन होती है वो इस तरह से होती है ना, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन इस तरह से लिखा जाता है,
बात समझ आ गई क्या? अरे पक्का? अब सुनो, तो बेटा अगर एफ ऑफ एक्स का मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया y के रिस्पेक्ट में, तो देखो ये आ जाएगा 2x। ये कितना आ जाएगा? 2x। और अगर एफ ऑफ y का अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप ध्यान से देखिए ये भी आ गया 2x। और बेटा अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, अगर ऐसा आ जाए तो हम कहेंगे कि जो फोर्स है हमारा, जो वो कैसा है? परफेक्ट डिफरेंशियल है। इक्वेशन कैसी है? परफेक्ट डिफरेंशियल है। ठीक है, इक्वेशन इज परफेक्ट डिफरेंशियल, परफेक्ट डिफरेंशियल। और उस समय बेटा जो वर्क डन निकाला जाएगा, उस समय उसमें पाथ की चर्चा करने की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग बोल देंगे कि फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव है। सर ऐसे कैसे नहीं पड़ेगी? करके दिखाओ। अभी करके दिखाता हूं, सुनना जरा ध्यान से। अच्छा एक बात तुम्हें और बताऊं बेटा, अगर आपको इस तरह का कोई फोर्स देकर के, आप परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा पहली बात तो, कि आई के साथ y आ रहा है, j के साथ x आ रहा है। बेटा अगर तो जेई ने आपको ये सवाल पूछा है ना कि वर्क डन निकालो, तो बेटा आप समझ जाना कि पक्का पक्का वो फोर्स कंजर्वेटिव ही है। या तो साथ में आपको इक्वेशन ऑफ पाथ देगा। अभी सब बातें आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूं, कि अगर इक्वेशन ऑफ पाथ दे रखी हो तो बात अलग है, और अगर इक्वेशन ऑफ पाथ नहीं दे रखी और फिर बोल रहा है कि भाई तू वर्क डन निकाल, तो तू समझ जाइयो पक्का पक्का कि भाई साहब कैसा फोर्स है वो, पक्का पक्का कंजर्वेटिव फोर्स है। और पक्का पक्का उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैं बता रहा हूं तेरे को। ध्यान सुनना, सुनो मेरी बात। तो बेटा जो छोटा सा जो वर्क डन है वो कितना है? वो है एफ वेक्टर और डॉट डीएस वेक्टर, एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ठीक है, अब ध्यान से देख। तो देख एफ वेक्टर की वैल्यू पुट कर यहां पर, देख बेटा। तो एफ वेक्टर की वैल्यू क्या है? ये है 2xy कैप और प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में j कैप। और डीएस वेक्टर क्या है? वो तो ये है क्या? dxi कैप और प्लस साथ में dy और साथ में j कैप। बोला हाँ सर यही है। अब सुनो, इसका डॉट प्रोडक्ट जब मैंने कैलकुलेट कर दिया तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2xy और dx और प्लस साथ में ये आ गया एक्स स्क्वायर और साथ में dy। बोलो बात समझ आ गई? पक्का? अब अगर आप इसका इंटीग्रेशन करना चाहोगे ना, ऐसे इंटीग्रेशन का निशान अगर लगा दोगे, सुनना x के साथ में y भी है भाई, और y वेरिएबल है, उसको बाहर नहीं निकाल सकते। और यहां पर y का इंटीग्रेशन है, पर x साथ में और x वेरिएबल है, तो उसको बाहर नहीं निकाल सकते। तो अब इसको फर्दर ऐसे सॉल्व कर पाना पॉसिबल तो नहीं है, और उसके एक ट्रिक है। ध्यान से देखो, सुनो, इस इंटीग्रेशन को एक बार जरा भूल जाओ, यहां आ जाओ मेरे साथ, साइड में देखो एक बार जरा। बेटा मैंने लिखा, एक चीज लिखी मैंने, डी ऑफ, भूल जाना इसको, बिल्कुल भूल जाना, कोई मतलब नहीं तुम्हारा इससे, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। यहां सुनो, मैंने एक चीज लिखी, डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। एक्स स्क्वायर वाई एक नया फंक्शन मैंने माना। मैंने बोला कि मान लो एक नया कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर और साथ में वाई, मैंने बोला इसका डिफरेंशिएशन करो। बच्चा बोला सर किसके रिस्पेक्ट में? मैंने बोला ऐसे ही कर दे, किसी के भी रिस्पेक्ट में नहीं, बस। ठीक है, तो बोला सर दोनों वेरिएबल है। मैंने कहा दोनों वेरिएबल है। तो सुनो, यू इंटू वी रूल जब बच्चा लगाएगा तो वो इसको ये लिखेगा क्या, कि एक्स स्क्वायर तो एज इट इज और वाई का डिफरेंशिएशन प्लस वाई एज इट इज और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पहले तो एक्स स्क्वायर का कितना 2x और फिर x का dx। तो ध्यान से देख, तेरे को ये टर्म कुछ समझ आ रही है क्या? अरे यार एक्स स्क्वायर dy प्लस 2xy dx, अरे यार ये तो यही बन गया, अरे ये तो यही बन गया। तो ध्यान से देखो, इसका मतलब कि इसको मैं ये लिख सकता हूं, इस पूरी टर्म को मैं d ऑफ एक्स स्क्वायर वाई लिख सकता हूं। वह लिख सकता हूं क्या? अरे पक्का। अब सुनो, ये तो छोटा सा वक्त है ना, पूरा निकालने के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। तो मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब सुनो, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, बेटा दोनों ही वेरिएबल हैं, तो लिमिट भी दोनों की एक साथ ही पुट होगी। आप ध्यान से देखो, तो अगर मैं ये कह दूं कि मान लो कि आप बॉडी को ए से लेकर और बी पॉइंट पर लेकर के जा रहे थे, ए से लेकर और बी पॉइंट पर लेकर के जा रहे थे, और ए की जो लिमिट थी मैंने बोला मान लो वो 0 0, इस तरह से ए पॉइंट 0 0 था, और बी पॉइंट जो था वो था 1 1। वो कितना था? 1 1। तो देखो लिमिट क्या लगेगी? 0 0 से और 1 1 तक की लिमिट लग जाएगी। अब सुनो, तो इंटीग्रेशन होने पर कितना आएगा? ये आएगा एक्स स्क्वायर वाई और 0 0 और ये आया 1 1। बोल बात समझ आई? अब लिमिट भी कैसे पुट करनी है? लिमिट भी ऐसे पुट करनी है कि एक्स और वाई की दोनों की एक साथ। तो सोच, एक्स स्क्वायर की जगह पे 1 पुट कर और वाई की जगह पे 1 पुट कर, तो आंसर आएगा 1, आंसर आएगा 1। फिर माइनस, अब x की जगह पे 0 पुट कर और y की जगह पे भी 0 पुट कर, तो आंसर आएगा 0। तो आंसर कितना आया? आंसर तो आया 1 जूल, आंसर तो आया 1 जूल। पर सर दिक्कत तो सर ये है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसको
ये लिखना है सर, आपने कैसे लिख दिया सर ये? अब देख तेरे को शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। ध्यान से देखना कि जैसे मेरे पास ये फोर्स था ना, ये बना हुआ था ना, क्या बना हुआ था? ये फोर्स था मेरे पास। क्या था फोर्स? ये था, क्या था? देख 2xy कैप प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में जे कैप। बेटा ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन जानते हो क्या बनता है? जो आई कैप वाली टर्म है ना, जो आई कैप वाली टर्म है उसमें से आप सिर्फ y का पोर्शन उठाओ, जो कोफिशिएंट हो, जो और कोई टर्म हो, सबको छोड़ दो, सिर्फ y वाला पोर्शन उठाओ। अगर यहां पर y की जगह y स्क्वायर होता तो मैं y स्क्वायर उठाता, y की क्यूब होता तो मैं y की क्यूब उठाता, पर यहां पर क्या इस समय सिर्फ y है तो मैंने यहां पर y लिख दिया। और j वाली में से जो भी x की टर्म हो सिर्फ वो उठाओ और आंसर देखना हमेशा मैच करेगा भाई साहब। ये लो, बोल बात समझ आई? अरे पक्का देख, और इसी का डिफरेंशिएशन करके जो आंसर है वही तेरा आंसर है फाइनल। अरे नहीं आया? बोलो आया कि नहीं आया? एक और प्रैक्टिस कराता हूं, देख सुन, ध्यान सुन, ध्यान सुन, ध्यान सुन। ले, ढिंक चिक्का ढिंक चिक्का ढिंक चिक्का ढिंक चिक्का रे, देख ध्यान सुन। देखो मैंने बोला कि फोर्स ऐसा है बेटा, ध्यान सुनना। देखो मैंने बोला वाई आई कैप और प्लस एक्स जे कैप। ले बिल्कुल सिंपल, तू बता क्या बनेगा वो नया फंक्शन? वो नया फंक्शन ये बनेगा, सुनो क्या बनेगा नया फंक्शन, देखना, सुनो सुनो सुनो। एफ ऑफ एक्स वाई क्या बनेगा? वो ये बनेगा, आई में से सिर्फ y वाला और j में से सिर्फ x वाला, ये बनेगा। बोल बात समझ आई? और इसी का डिफरेंशिएशन करके, मतलब बेसिकली इसी का इंटीग्रेशन करके जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। बोलो बात समझ आई? एकदम पक्का? अरे सोच ले, मैं एक सवाल करके दिखा दूंगा आपको, प्रॉपर टेंशन मत लो, बिल्कुल एकदम। इसको नोट करो, फिर जब ये सवाल करेंगे ना अगला सवाल, तब आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कि अरे यार ऐसे करते हैं इसको यार। बोल बात समझ आ गई? पक्का? चल ठीक है, एक बार इसको बड़े ढंग से नोट करो, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आ जाओ, देखो एक बढ़िया सा सवाल मैं आपको कराता हूं, उससे क्या आपको क्लैरिटी आ जाएगी चीज की कि अरे यार ऐसे सॉल्व करना है इसको, है ना। देखो आ जाओ, तो आपको एक फोर्स दिया गया, किस तरह से? ऐसे दिया गया, सुनना जरा ध्यान से सुनना भाई, पूरा फोकस यहीं। देखो मैंने बोला 2x और y क्यूब और i कैप और प्लस एक्स स्क्वायर और 3y स्क्वायर और साथ में j कैप, ये फोर्स है। और सवाल में बोला कि A पॉइंट से और B पॉइंट पर आप बॉडी को लेकर के गए हैं। A पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है वो है 1,2 और B पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है वो है 2,3। बोलो बात समझ आ गई? अरे पक्का। अब सवाल बोला गया है कि फाइंड आउट द फोर्स या फाइंड आउट द वर्क डन, फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फोर्स, फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फोर्स। ओके, ये सवाल आपको बोला गया। मैं तो कहता हूं एक बार वीडियो को यहीं स्टॉप करो और एक बार खुद से करने का ट्राई करो। देखो एक जब खुद से सवाल करते हैं ना बेटा, तो क्या मन में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, और कॉन्फिडेंस का ही तो खेल है यार सारा का सारा। अगर कॉन्फिडेंस बना रहे जीवन में तो फिर तो अपने को किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है कि नहीं? तो कॉन्फिडेंस का खेला है सारा का सारा। अगर कॉन्फिडेंस है तो काम होगा और नहीं तो नहीं होगा, है कि नहीं? मन में विश्वास रहना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूं, और वो विश्वास ही आपको देखना भाई साहब आपकी मंजिल तक लेकर के जाएगा आपको। बात समझ आई है ना? चलो एक बार ट्राई करो, देखो कोशिश करो कि हो जाए आपसे। करो करो। जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है, गाना मत सुनो, सवाल करो। पलकों में बन के आंसू तू चली आती है, जुदा होके भी। करा तुमने? अरे पक्का? चल ठीक है, देख सुन ध्यान से देख। तो देख बेटा, वर्कडन क्या लिखा गया? वर्कडन तो ये लिखा गया, छोटा सा वर्कडन ये लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? एफ वेक्टर और डॉट ds वेक्टर, ऐसे लिखा जाता है ना। तो देख छोटा सा वर्कडन इज इक्वल टू एफ वेक्टर। देखो वैल्यू पुट करो, ये आएगा 2x और y क्यूब i कैप और प्लस ये आ जाएगा 3x स्क्वायर y स्क्वायर और साथ में j कैप और डॉट ds, मतलब के dx i कैप प्लस dy और साथ में j कैप। ये आ गया हमारा छोटा सा वर्क डन। तो देख बेटा, इसको डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व कर लेंगे हम लोग आगे। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2xy क्यूब और dx और प्लस 3x स्क्वायर और y स्क्वायर और साथ में dy। अब इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है बताओ? क्योंकि भाई साहब x में
y भी आ रहा और y में x भी आ रहा, तो मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो जाएगी, है कि नहीं। x के इंटीग्रेशन में y भी आ रहा और y के इंटीग्रेशन में x भी आ रहा, तो मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो जाएगी। पर अब मुझे गड़बड़ नहीं है, क्योंकि मुझे पता है इसको क्या लिखते हैं। आ जाओ, इसको ये लिख सकते हैं, इस पूरी की पूरी गंदी सी टर्म को हम लोग ये लिख सकते हैं d ऑफ, आ जाओ देखो, आई कैप में से, बोलो बोलो, आई कैप में से सिर्फ y वाला पोर्शन उठाना है और j कैप में से सिर्फ x वाला पोर्शन उठाना है और दोनों की प्रोडक्ट करके वहां पर लिख देना है, बस वही हमारा आंसर होगा, है कि नहीं। देखो आ जाओ, तो आंसर क्या होगा, उसमें प्रोडक्ट क्या आएगी, x स्क्वायर और साथ में y क्यूब की प्रोडक्ट आएगी। अब सुनो, अगर आपको चेक करना हो तो साइड में चेक भी कर लो d ऑफ x स्क्वायर y क्यूब, चलो x स्क्वायर एज इट इज, y क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर dy और प्लस y की क्यूब एज इट इज, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और साथ में dx। बताओ क्या बिल्कुल वही टर्म बनी है कि कुछ और बनी है। अरे देख लो, देखो ये पहली वाली टर्म रही 2x और y क्यूब dx, और ये दूसरी वाली टर्म रही, देखो ध्यान से देखो कहां गया, 3x स्क्वायर y स्क्वायर और साथ में dy। बताओ सही, शॉर्ट ट्रिक सही लगी कि नहीं लगी यार, मजा आया कि नहीं आया यार, है ना। चलो आ जाओ, बस अब इसको इंटीग्रेट कर दो, और इंटीग्रेशन दोनों का साथ साथ हो रहा है तो लिमिट भी दोनों की साथ साथ ही रखी जाएगी। कहां से कहां तक बोलो, 1 2 से लेकर 2 3 तक, 1 2 से लेकर और 2 3 तक लिमिट रखी जाएगी। तो इंटीग्रेशन कितना आ गया, वर्क डन इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन तो यही आया x स्क्वायर और साथ में y क्यूब। भाई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे को मार देते हैं, ऐसा समझ लो अगर नहीं आ रहा हो तो, है ना। सुनो, और ये लिमिट कहां से कहां तक, 1 2 से लेकर और 2 और 3 तक। अब सुनो मेरी बात, देखो तो x की जगह पर आप 2 पुट करेंगे, x की जगह पर आप 2 पुट करेंगे और y की जगह पर आप 3 पुट करेंगे। तो x की जगह 2 पुट करते ही 4 मल्टीप्लाइड बाय y की जगह 3 पुट करते ही 3 3 9 27 और माइनस का निशान लगाएंगे। अब क्या करेंगे, x की जगह पर 1 पुट करेंगे और y की जगह पर 2 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 और y की जगह पे 2 पुट करते ही 2 दूनी 4 दूनी 8। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई, अरे पक्का। अब ध्यान से देखो, तो जो वर्क डन आया वो कितना आया, बोलो 7 चौक 28, 28 का हासिल 2, 8 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 2 10, कितना है 108 और माइनस का 8। तो वर्क डन कैलकुलेशन देख लेना बेटा, वर्क डन आया 100 जूल। बोलो बात समझ आई, अरे पक्का। अब फिर से देखो, ए से बी तक कैसे लेकर के गए, मैंने क्या इस बात की बात करी थी क्या, बोलो सवाल सॉल्व करते हुए कि ऐसे ले गए ऐसे ले गए, मैंने कोई बात नहीं करी। इसका मतलब कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स भी कैसा है भाई साहब, कंजर्वेटिव फोर्स है, परफेक्ट डिफरेंशियल वाला फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स तो होना ही है। बोलो बात समझ आएगी नहीं। अब मैं आपके साथ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करूंगा और तेरे को दिखा दूंगा कि देख बेटा, बिना पाथ पता हुए इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, और जैसे जैसे पाथ चेंज करेगा आंसर भी चेंज हो जाएगा। कहानी समझ आ रही है, अरे बोलो 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 बोलो, पक्का एकदम 100%। चल ठीक है, इसका बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर मैं चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं। आ जाओ बेटा, देखो अब जरा जल्दी से एक बार हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की भी बात कर लें, ठीक है। उसके बाद फिर इस आज की चर्चा को मैं कर दूंगा समाप्त, ठीक है ना। चलो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोला गया कि द फोर्सेस whose work done depend upon the path is called, are called बोलना चाहिए हमको यार, फोर्सेस बोला ना मैंने, are called नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आ जाओ, अब तुमको समझ आएगा कि हाँ यार सर ऐसा बोल रहे थे यार। देखो अगर मैं आपको ये बोल दूं कि मान लो आपके पास एक फोर्स है ये y और साथ में i कैप, यही फोर्स है। मैंने बोला कि मान लो a पॉइंट से और b पॉइंट पर अपन पार्टिकल को लेकर के जा रहे हैं। बोल बात समझ आई, अरे पक्का। अब सवाल सिर्फ ये बोल के छोड़ दे कि फाइंड आउट द वर्क डन, फाइंड आउट द वर्क डन बाय द फोर्स। तो बच्चे ने तो वैसे जैसे पता था वैसे सॉल्व करना शुरू कर दिया। कैसे करना शुरू करा, देखो ऐसे
कि सर आपने बताया था सर कि छोटा सा वक्डन इज इक्वल टू एफ वेक्टर और डॉट डीएस वेक्टर। तो देखो सर एफ वेक्टर क्या था, वाई आई कैप और डॉट डीएस वेक्टर। बेटा अब अगर फोर्स सिर्फ आई में है तो डीएस का भी आप सिर्फ आई वाला कंपोनेंट ही कंसीडर कीजिए, क्योंकि वाई और जे तो जीरो हो जाएंगे वैसे भी, है ना। तो ये क्या आया साथ में डीएक्स और आई कैप। तो देखो छोटा सा जो वक्डन आया वो आया वाई डीएक्स। अब पूरा निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अब सर ये जो y है ना सर ये कांस्टेंट थोड़ी है सर। अब सर जब y कांस्टेंट नहीं है तो सर y को इंटीग्रेशन से बाहर कैसे निकालूं, क्योंकि सर इंटीग्रेशन तो सर x का हो रहा है सर। अब सर या तो सर मुझे y पता हो x के टर्म में, तब तो सर मेरा काम बन जाएगा। बच्चे ने मुझे ऐसा बोला, ध्यान सुनना सर। या तो सर आप एक काम करो कि इस y को कांस्टेंट कर दो। सोच y को कांस्टेंट करते ही सोच ये तो कांस्टेंट फोर्स बन गया, तब या तो मैं सॉल्व कर पाऊंगा क्योंकि कंजर्वेटिव हो जाएगा। और सर या एक काम करो सर आप ना मुझे y दे दो सर x के टर्म में, ऐसा बोला बच्चा मुझे। और सुनो जब आपको y और x का रिलेशन पता चल गया, इसका मतलब तो आपको पाथ पता चल गया ना यार। भाई पाथ जो होता है वो ट्रेजेक्ट्री जो होती है उसकी जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, वो वाकई में क्या होती है, x और y का रिलेशन तो होती है। आप याद करो सेकंड चैप्टर में जब मैं आपको काइनेमेटिक्स पढ़ा रहा था, और काइनेमेटिक्स में जब मैंने आपको प्रोजेक्टाइल पढ़ाया था तो मैंने आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालनी सिखाई थी। याद करो प्रोजेक्टाइल की जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आती थी वो आती थी y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। बता आई थी कि नहीं आई थी। तो वाकई में जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, इक्वेशन ऑफ पाथ है, वो वाकई में एक्स और वाई का रिलेशन ही तो है यार। हाँ यार सर बात तो सही कह रहे हो आप सर कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री तो वाकई में एक्स और वाई का रिलेशन होती है। तो अब ध्यान से देख, आगे वर्क डन प्रोसीड करने के लिए अब मुझे y चाहिए इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x। अगर ये पता नहीं होगा तो सवाल को आगे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा। तो जेई आपको ऐसा सवाल देगी भी नहीं, जेई आपको ऐसा सवाल देगी भी, जेई गलत सवाल थोड़ी पूछेगी भाई, सही सवाल पूछेगी ना। जेई आपको ये सवाल देगी भी नहीं भाई साहब, और अगर देगी तो y और x का रिलेशन दे करके देगी फिर ये सवाल। बोला है कि नहीं आया। अच्छा तो y और x का रिलेशन तो मतलब पाथ होता है, और ये वर्क डन जो पाथ पर डिपेंड कर रहा है, तो साला ये तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है भाई साहब। कैसा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। और सुन मेरी बात ध्यान सुनना, अगर मैं आपको ये कहूं कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, आप इसकी जगह पुट करो और आंसर निकाल दो। फिर मैं आपको ये कहूं कि y इज इक्वल टू एक्स की क्यूब, आप पुट करो और आंसर निकाल दो। y इज इक्वल टू मैंने बोला 2x स्क्वायर प्लस 5, आप पुट करो आंसर निकाल दो। बताओ तीनों बार में आंसर सेम आएंगे, अलग अलग, अलग अलग आएंगे। वर्क डन के जो आंसर है इन तीनों ही इक्वेशंस के लिए अलग अलग आएंगे। ओ हो, इसका मतलब कि जैसे जैसे पाथ चेंज कर रहा वर्क डन भी चेंज कर रहा। साला ये तो वर्क डन पाथ पर डिपेंड कर रहा है, भयंकर डिपेंड कर रहा है यार। पहली बात तो कि अगर ये पता नहीं हो तो आंसर ही नहीं आवे, और ऊपर से अगर पाथ चेंज करते जाएंगे तो जो वर्क डन है वो भी चेंज करता जाएगा। इसका मतलब कि वर्क डन पाथ पर डिपेंड कर रहा है भाई साहब। नहीं आया, अरे आया कि नहीं, वर्क डन पाथ पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब कि ये इस टाइप के जो सारे फोर्सेस हैं, ऐसे फोर्सेस जो उन तीनों फॉर्मेट से हट करके कोई भी चौथा हो जाए, वो सारे कैसे रहेंगे, नॉन कंजर्वेटिव रहेंगे। बोलो बात समझ आई, एकदम पक्का भाई साहब। उन तीन फॉर्मेट से हट करके जो भी फोर्स दुनिया में पॉसिबल है वो सारा का सारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ही कहलाएगा। बोलो बात समझ आई। मैं ऐसी आशा कर रहा हूं मैंने भाई साहब कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव अच्छे से समझाया है। बोलो समझाया है कि नहीं समझाया। और अगर नहीं कहीं से समझ आया हो ना तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि सर यहाँ ना सर थोड़ी सी दिक्कत है, सर ये दिक्कत है। मैं तुरंत उसको कमेंट को, भाई मैं कमेंट का जवाब भी हमेशा दिया करता हूँ, देखो कमेंट का जवाब भी हमेशा देता हूँ, मेल का जवाब भी हमेशा देता हूँ, ठीक है। बशर्ते आप लोग बढ़िया ढंग से आप अपना काम करें, ठीक है। बाकी मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि आज भाई मेरे बच्चे जो है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव दोनों फोर्स अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे, है ना। और अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि नई वीडियो डालते ही आपको पता चल जाए। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना ताकि आपको वर्कशीट मिलती रहे, वहां पर टाइम टू टाइम। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या सीखोगे, बोल बात समझ आ गई। चलो अपन लोग फिर मिलते हैं किसी अलग वीडियो में। बाय बाय, टाटा।